हेलो एवरीवन, आज डेट है 7 फरवरी 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि आपको मैप में जाकर के सबसे पहले जो शेषाचलम हिल्स हैं उनसे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को व्यू करना है और फिर उनके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज को अगर हम व्यू करें तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो सिंगिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। आप सभी को पता है 92 की एज में कल लता मंगेशकर जी की डेथ हो गई। उन्होंने 7 दशक तक लगभग जो अपना जो गायन की जो उनकी कला थी उसको हमारी सोसाइटी के लिए उन्होंने इम्पोर्टेंट और बहुत ही सुरीले जो अंदाज में उन्होंने गाने गाए वो हम सभी को वो एक अनपिरोए मोती वो हमें दे करके गए हैं, जो हमारे बाद में भी जो भी जनरेशन आएंगी उन सभी को वो सारी खुशी देंगे। उनके वो गाने वो रहे ना रहे लेकिन उनके जो गाने हैं वो हमेशा उनको आबाद रखेंगे। 7 दशक का उनका एक सफ़र रहा और इसमें उन्होंने 25,000 से ज़्यादा गाना गाए और उनकी जो लेगेसी है वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो रेगुलर करती रहेगी। लता मंगेशकर जी की अगर जन्म की बात करें तो 1929 में उनका जन्म हुआ और 2022 में उन्होंने इस दुनिया से विदाई ली। यहाँ पर अगर हम उनके बारे में कुछ अदर फैक्ट्स बात करें तो उन्होंने हमारे इंडिया के जितने भी सिविलियन अवार्ड्स हैं वो उनको दिए गए। 1969 में उनको पद्म भूषण दिया गया, 1999 में उनको पद्म विभूषण दिया गया, 2001 में भारत रत्न दिया गया, 1989 में उनको दादा साहिब फाल्के अवार्ड दिया गया और 2009 में फ्रांस का जो हाईएस्ट अवार्ड है सिविलियन अवार्ड उनसे भी उनको नवाजा गया था। यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करें तो वो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेटेड है। हमारी इंडिया की जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है टीम जो है उन्होंने इंग्लैंड को फाइनल में हराकर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का 5th एडिशन जो है वो अपने नाम कर लिया है। इंडिया ने इससे पहले भी 4 बार ये जो ट्रॉफी है, ये जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है उसको अपने नाम कर चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 7 पर। आज का जो इंडियन एक्सप्रेस आप देख लीजिए या द हिंदू, उसमें ज़्यादातर जो लता मंगेशकर जी के जो भी उनकी बेसिक फैक्ट्स हैं उन सभी के बारे में व्यू कर रखा है। आज के जो हमारे इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी एडिटोरियल हैं उनमें ज़्यादातर में लता मंगेशकर जी से रिलेटेड जो बातें हैं उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। एक्सप्लेन पेज पर भी उनके बारे में शो कर रखा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 7 पर। पेज नंबर 7 पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो इलेक्शन कमीशन को लेकर की है। इस आर्टिकल में ये शो कर रखा है कि 5 स्टेट्स में जो इलेक्शन होने वाले हैं उन इलेक्शन में किस तरीके से इलेक्शन होगा उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने कुछ छूट दी है। रोड शो जो है, जो जुलूस निकालने की जो परमिशन है, हालांकि उस पर अभी बैन रखा है, लेकिन इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये बोला है, इलेक्शन कमीशन ने ये बोला है कि आप क्या कर सकते हो। यहाँ देखिए एक सेकेंड, इसमें इलेक्शन कमीशन ने कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली है कि आप जो भी आपकी जो जैसे इंडोर आप मीटिंग कर रहे हो तो उसमें आप 50% तक, आउटडोर आप मीटिंग करते हो तो जितनी भी स्ट्रेंथ है उसकी 30% तक आप लोगों को वहाँ पर इकट्ठा कर सकते हो। तो एक खुद छूट दी गई है, जो हालांकि अभी हमने देखा कि जो बड़ी बड़ी रैलियाँ होती थी चुनाव के टाइम में उन सभी के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा रखी है। कारण आप सभी को पता है कि कोविड की वजह से ये सारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगा रखे हैं। यहाँ पर इस आर्टिकल को व्यू करने के बाद में आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जो भी इलेक्शन को लेकर के जो भी हमारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो जारी करने की जो पावर है वो इलेक्शन कमीशन के पास में है। इलेक्शन कमीशन ही रिलीज करता है ये सारी बातें कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर इलेक्शन होंगे और जो भी पार्टीज हैं, जो भी कैंडिडेट हैं वो किन सारे प्रोसीजर को, किन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो जम्मू एंड कश्मीर के डीलिमिटेशन कमीशन को लेकर के है। आप सभी को पता है कि जो डीलिमिटेशन कमीशन है उन्होंने क्या किया है कि यहाँ की जो भी कंस्टिट्यूएंसीज थी उन सभी को रेगुलेट करने की कोशिश की है, उनकी बॉर्डर को, उनके एरिया को रेगुलेट करने का काम किया है।
कुछ सीट्स इंक्रीज भी की हैं। इसको लेकर के अभी हमने कल भी डिस्कस किया था कि नेशनल कांग्रेस के कुछ मेंबर जो हैं, कुछ एमपी जो हैं, उन्होंने विरोध किया है कि आपने गलत तरीके से आपने जम्मू में 6 सीट इंक्रीज की और जो कश्मीर वाला रीजन है वहाँ पर 1 सीट इंक्रीज की। इस न्यूज़ में एक बात शो कर रखी है कि यहाँ पर कुछ ऐसी सीट्स हैं, 10 जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली की कुछ ऐसी सीट्स हैं जहाँ पर 1 लाख से भी कम लोग हैं और उनको आपने सीट के रूप में डिक्लेयर कर दिया है। तो इसको लेकर के यहाँ पर बता रखा है कि कौन से एरिया में वो कौन सी सीट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 10 पर। अभी हमने डिस्कस किया था लगभग 3 डेज पहले, इंडियन एक्सप्रेस में ही न्यूज़ आई थी कि इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ अपनी तरफ से रिसर्च किया है कि हमारे इंडिया में अगर हम कुछ टाइम से देखें 2004 से 2020 के बीच में कुछ ऐसा इन्वेस्टिगेशन किया कि जितने भी प्रोजेक्ट को हमारे यहाँ पर अप्रूवल मिला है उन प्रोजेक्ट में कितना, एक तरीके से अगर हम देखें तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है उसको ऊपर कितना फोकस किया गया है, इसके बारे में यहाँ पर कुछ रिसर्च किया गया। तो ये पता चला कुछ 6 प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ लगभग बताया गया था, जिसमें एक प्रोजेक्ट था अरुणाचल प्रदेश, इंडिया का हम अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन जहाँ पर हाइडल प्रोजेक्ट था। इसके अलावा आसाम और अरुणाचल की जो बॉर्डर है वहाँ पर एक प्रोजेक्ट था केन बेतवा जो लिंकिंग प्रोजेक्ट है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, उसके बारे में गोवा में एक एयरपोर्ट बनाना था। इसके अलावा उड़ीसा और झारखंड वाला जो रीजन है वहाँ पर भी कुछ कोल माइन से रिलेटेड प्रोजेक्ट था। तो इसमें बता रखा है कि उनका जब रिसर्च किया गया तो ये बातें पता चली कि वहाँ पर जो भी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो प्रोसीजर होना चाहिए था उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है और इसी की वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे एनवायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड करती हैं। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इंडिया ने अभी अपने बजट में प्रेजेंट किया कि आने वाले टाइम में हम किस तरीके से हमारी जो इकोनॉमी है उसको हम बूस्टअप करेंगे। लेकिन भले ही आप इकोनॉमी को बूस्टअप कर रहे हो, आप टारगेट रख रहे हो कि बहुत जल्दी हम जो हमारी इकोनॉमी है उसको ट्रिलियन तक लेकर के जाएंगे, लेकिन एनवायरनमेंट के ऊपर जो प्रोसीजर होने चाहिए उनके ऊपर भी हमारी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए पेज नंबर 14 पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड है एक्सप्लेन पेज पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो लता मंगेशकर जी से रिलेटेड है और उसमें इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रंट पेज पर ही। जो भी उनकी बेसिक जो भी उनको अवार्ड दिए गए कि कितने 25,000 से ज़्यादा, यहाँ उनकी जो सुपर हिट जो है, मतलब ऐसे सॉन्ग जो लगातार जनरेशन टू जनरेशन सदियों से सदियों तक हमेशा जीवित रहेंगे, ये उनके बारे में है कि ये जो गाने हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो विंटर ओलंपिक को लेकर के है। यहाँ पर अभी सभी को पता है कि चाइना में विंटर ओलंपिक्स चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि जो एक तरीके की स्नो क्रिएट करने के लिए जो प्रोसीजर यहाँ पर किया जा रहा है वो ना सिर्फ हमारे रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहा है, रिसोर्सेज को नुकसान पहुँचा रहा है, दूसरा कारण ये है कि एनवायरनमेंट के ऊपर भी इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब आर्टिफिशियल स्नो बनाई जा रही है क्योंकि आप विंटर ओलंपिक्स करवा रहे हो और जो भी यहाँ पर स्कीइंग जो जैसे जो गेम्स होते हैं वो एक तरीके से स्नो के ऊपर होते हैं। तो ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2014 में जो सोची ओलंपिक्स हुए थे उसमें भी रशिया ने 80% तक आर्टिफिशियल स्नो करवाई थी। इसके बाद में अगर हम बात करें प्योंगयांग जो गेम्स हैं उसमें 90% तक, 2010 वैन्कूवर जो गेम्स थे उसमें जो स्नो है वो हेलीकॉप्टर्स के थ्रू फ्लाई करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर जो बीजिंग रीजन है उसको आप जानते हो कि यहाँ पर वाटर की कमी है। इसके अलावा थिन आइस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। 1950s के बाद में चाइना के जो ग्लेशियर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में पिघल चुके हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि स्नो कैसे बनाई जाती है। तो इसको लेकर के इटली की एक कंपनी है, इटालियन कंपनी टेक्नो अल्पाइन, ये जो कंपनी है वो लगी हुई है। ये मशीन क्या करती है कि मशीन के थ्रू यहाँ पर स्नो जो है उसको मिला एक तरफ से छोड़ा जाता है और दूसरी तरफ से जो एक तरीके से मिस्ट जो होती है, यहाँ पर आप देखिए एक तरीके से एक तरफ से आइस, दूसरी तरफ से उसमें वाटर जो है उनको मिक्सअप किया जाता है, फिर ग्राउंड के ऊपर लेबल किया जाता है, फिर उसमें केमिकल जो है वो उनको प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी लंबे टाइम तक ये स्नो ऐसे ही बनी रहे। तो इससे क्या होगा, एक तो आपको बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है। वो वाटर लाने के लिए आप सभी को पता है कि चाइना में प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि वहाँ की जो रिवर है वहाँ में वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हो रही है। यहाँ पर ये बता रखा है कि बीजिंग का जो एरिया है इसमें डाइवर्ट किया जा रहा है, यहाँ पर गुलिशुई जो रिवर है उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी। विंटर सीजन में ये वो जो रिवर है वो लगभग सूखी अवस्था में रहती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर डाइवर्ट किया जा रहा है। चाइना का जो सर्दर्न पार्ट है, आप सभी को पता है सर्दर्न पार्ट तिब्बत वाला रीजन, यहाँ से वाटर को डाइवर्ट करके नॉर्दर्न पार्ट में ले जाया जा रहा है और वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी करवाई जा रही है। और एक बार में अगर आप इस तरीके से स्नो
क्रिएट कर रहे हो उसमें 30% जो आपको जो वाटर है वो वेस्ट होता है। मतलब आप कितने अपने रिसोर्सेज को यहाँ पर वेस्ट कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर ये बता रखा है कि विंटर ओलंपिक्स की वजह से जो हमारे जो भी आर्टिफिशियल स्नो हम जनरेट कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे यहाँ पर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो ये आज इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंट डिस्कशन था। वर्ल्ड प्रेस पर अगर हम देखें तो वही रशिया यूक्रेन वाला इशू देखने को मिल रहा है। बाइडेन ने यूक्रेन वाले एरिया में या फिर पोलैंड वाले एरिया में भी अपने जो ट्रूप्स हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय कर दिए हैं। एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है अफ्रीकन यूनियन को लेकर के। अफ्रीकन यूनियन में डिस्कशन हुआ कि वहाँ पर अफ्रीकन यूनियन आप सभी को पता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ की जो कंट्रीज़ हैं वो मेंबर्स हैं। अब अफ्रीका यूनियन जो है उसमें कुछ कंट्रीज़ में हमें प्रेजेंट टाइम में आर्मी रूल देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से वहाँ पर अफ्रीकन यूनियन में भी अभी जो डिस्कशन मीटिंग जो चल रही है उसमें डिस्कशन हुआ कि ये मेजर इशू देखने को मिल रहा है कि डेमोक्रेसी से पावर चेंज होकर के एक तरीके से आर्मी रूल की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो चाइना के प्रेसिडेंट और हमारे पाकिस्तान हमारा नेबर कंट्री पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बीच में डिस्कशन हुआ और उसमें ये बोला गया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है उस प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस किया जाएगा, उसको प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी। तो ये आज के इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।